नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम भारतीय संविधान की जो लाक्षणिकता है, उसकी जो विशेषता है, उसकी वो 11वीं विशेषता हम देखेंगे, न्यायिक समीक्षा। यानी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को अपना अपना काम सौंपा गया, जो हमने आगे देखा। जिसके जो उनका जो कार्यक्षेत्र है, उसके अधीन वो काम करते, अपना प्रशासन करते, पर उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। राज्य सरकार अपना काम बराबर करती है कि नहीं, केंद्र सरकार अपना काम बराबर करती नहीं, वो कौन देखता है? तो न्यायालय देखता है। यानी राज्यों में उच्च न्यायालय देखती है और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय देखती है। तो संसद की जो सत्ताएं हैं वो तो उनको दी ही गई है, और उसके अलावा उनके बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। अभी संसद यानी केंद्र सरकार और विधानसभा यानी राज्य सरकार, ये द्वारा जो कानून बनाए जाते तथा उनके अध्यादेशों है, प्रशासनिक जो आदेश दिया जाता है, न्यायिक जो फैसले होते हैं, संवैधानिक जो सुधार होते हैं, उस सभी की समीक्षा करना, यानी उस सभी को देखना, उस सभी को बारीकाई से उनमें से उसका मूल्यांकन करना, वो सारी सत्ता न्यायालय को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो कि नए बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश, यानी हमारे नेता ने जो हमें जो सूचनाएं दी है, वो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय ऐसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। तो राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया हो या केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया हो या कोई नया संशोधन संविधान में किया हो, या हमारे अध्यादेश यानी हमारे मुख्यमंत्री है या हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी सूचना जाहिर की हो और वो हमारे संविधान के सुसंगत नहीं, ऐसा अगर न्यायालय यानी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है, तो वो उसको असंवैधानिक घोषित करके उसको रद्द भी कर सकता है। अगर उसका एक एग्जाम्पल दूँ मैंने, कि गुजरात में जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, तभी सरकार ने ईबीसी करके वो जो है वो दी थी मान्यता सबको, मतलब अनामत आंदोलन में जो ओबीसी एसटी एससी वगैरह जो क्या बोलते हैं, अभी उसका नाम मैं भूल गई। तो जब पाटीदार आंदोलन में गुजरात सरकार ने मतलब ईबीसी 10% दी थी, पर लेकिन हमारे जो उच्च न्यायालय उसको वो ठीक नहीं लगा, तो उसने वो कानून रद्द कर दिया, और उसके हिसाब से स्कूलों में एडमिशन बच्चों के हो गए थे, उनको भी रद्द कर दिया था। तो ये उसका ही एक एग्जाम्पल, कि अगर न्यायालय को वो सही नहीं लगे तो वो रद्द भी कर सकती हैं। अभी हम देखेंगे मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। जो हमने आप सब जानते हैं कि हमें 6 अधिकार दिए और बदले में हमारे कर्तव्य भी है। तो भारत के लोग जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसीलिए हमारे संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिए, जिससे हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। और राष्ट्र के लिए सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य दिए। तो एक लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है कि हमें जो अधिकार मिले और बदले में हम देश के प्रति जो कर्तव्य निभाते हैं, वो बहुमूल्य पूंजी है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, उसमें 6 अधिकार है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं बताती हूँ, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का भी संविधान में समावेश किया गया है। तो जो बच्चा 14 साल से कम आयु का हो और उसको वो पढ़ाई नहीं करता हो और मजदूरी करता, तो उसके लिए बाल मजदूरी का गुना भी लागू होता है। तो 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने का भी अधिकार, शिक्षा का अधिकार RTE 2006 में एक नया कानून बनाया गया है। तो ये हमारे अधिकार और कर्तव्य हमने देखे। हमारे जो संविधान का 13वां लक्षण है, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। अभी लोगों की रक्षा करना, उनका कल्याण करना और उसके लिए प्रयत्न करने का काम जो राज्यों को सौंपा गया है। तो राज्यों का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में, तो राज्य अपने राज्य की प्रजा के लिए जो काम करती है, उसके लिए जो नीतियाँ बनाती है, वो नीतियाँ बनाने में
ये राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है जो उनको काम आते, गाइडेंस का काम वो करते, इसीलिए ही उनको राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है। अभी हम 14वां लक्षण जो है संविधान का वो देखेंगे कि पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था है, कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी जातियाँ है, ऐसे समाज है कि वो पिछड़ी हुई है, उनको विकास में वो पीछे रह गई है। ऐसे समूह के उत्सर्ग के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उन्हें सामान्य प्रवाह में जुड़ने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हमारे संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी गई हैं। जैसे जो पिछली जाति है जिसको हम एस टी एस सी जाति के लोग बोलते हैं, तो एस टी एस सी एस टी यानी जो बोलते हैं हम आदिवासी वगैरह लोग जो है वो, और जो हमारे गांव में जो सफाई कामदार वैसे हल्की जाति के लोग हैं, तो वो लोग आएंगे एस टी एस सी में। तो उनके लिए विधानसभाओं में, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में, निर्वाचन में उन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, या उनके लिए सीटें आरक्षित होती है। वो सीट पर वही जाति के उम्मीदवार चुनाव में खड़े रह सकते। विधानसभा का चुनाव हो या तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, उनके लिए उनकी सीटें आरक्षित होती है। किसके लिए? तो एस टी एस सी के लोगों के लिए। तो वो सीटें उनके लिए जो आरक्षित रखी जाती, उनमें वो ही लोग ही चुनाव लड़ते हैं। तो वो लोग चुनाव में अगर जीतते तो अपनी जाति का वो विकास कर सके। इसलिए बाद में जो सरकारी नौकरियां होती है या शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई में प्रवेश करना है, तो उनके लिए समान अवसर प्राप्त हो, उसके लिए भी उनके लिए निर्धारित सीटें रखी जाती हैं। मानो कि एस टी एस सी यानी कोई निचली जाति का, यानी सफाई कामदार, ऐसे हमारे जो गांव में हम जिसको छूते नहीं, उसका बच्चा है और पढ़ाई करनी है, तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है तो उनके लिए कई सीटें आरक्षित होती है। उन पर उनको ही एडमिशन मिलता है, उनके परसेंटेज कम हो तो भी उनको ही मिलेगा। बाद में जो ओपन में आते हैं उनको उनसे ज़्यादा हो तो भी उनकी सीट पर वो आरक्षित वाले को ही जगह मिलती है। उसी तरह सरकारी नौकरियों में भी है, सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए जितनी सीटें जो आरक्षित 5 है मानो कि, तो वो 5 जगह पर उनके ही जो उम्मीदवार हैं उनको ही लिया जाता है। बाद में ओपन के उनसे ज़्यादा परसेंटेज वालों फिर भी उनको नहीं लिया जाता है। तो ये उनकी पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिए हमारे संविधान में राजनीतिक यानी चुनाव लड़ने के लिए, पढ़ाई में, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए उनके लिए आरक्षित सीटें रखी जाती हैं, तो जिस पर वही सिर्फ अधिकार ले सकते हैं। तो पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए उन्हें, अभी जो पिछड़ी जातियाँ है, जो जिसकी आवक कम होती है, समाज के पिछड़े लोग हैं, तो उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती है, शुल्क मुक्ति का लाभ मिलता है, यानी वो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनको फ्री में पढ़ना होता है, तो सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। आपने आश्रम शाला ऐसा नाम सुना होगा, तो ये सारी उनके लिए सुविधाएँ होती हैं। तो हमारे संविधान में सकारात्मक भेदभाव अथवा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की। भेदभाव होता है पर वो सकारात्मक है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए ये भेदभाव किया जा रहा है। नहीं तो आपको मन में होगा कि उनके लिए किस सीटें आरक्षित रखी जाती है, उनके कम परसेंटेज है, फिर भी उनको स्कूल में एडमिशन क्यों मिलता है सरकारी, पर ये पिछड़ी जाति के विकास के लिए भेदभाव किया गया, इसीलिए उसको सकारात्मक रक्षणात्मक भेदभाव कह सकते। यहाँ पर हमारा 8वां चैप्टर बहुत दिनों के बाद पूरा होता है। आपको उसमें से एक्स्ट्रा MCQs तो साथ में ही बनाने थे हर एक वीडियो में, और ये स्वाध्याय लिख देना है। जो ये काम करेगा उनको ही जो कॉपी किताब के लास्ट में 20 मार्क्स देने होते हैं वो ही मिलेंगे, और वो भी व्यवस्थित। जो आपकी कॉपी में बड़ी लाइन होती है उसके पास में ही एक छोटी लाइन खींचना है। कॉपी में ऐसी बड़ी लाइन है, उसके पास में ऐसी वाली छोटी लाइन खींचने, और पॉइंट में ही आंसर लिखने, जो नया पॉइंट नई लाइन में, और एक प्रश्न पूरा हो तो दूसरा प्रश्न लाइन छोड़ के ही व्यवस्थित लिखना है, क्योंकि बोर्ड में इसी तरह लिखना है और एक ही पेन का उपयोग करना है। ये मेरी सूचना का आप ध्यान देना, जो 10वीं में आपको काम आएगी। ओके, थैंक यू।